नमस्कार, मैं प्रोफेसर निरंजन सहाय, हिंदी तथा आधुनिक भारतीय भाषा विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। आज आप सभी विद्यार्थियों, शोधार्थियों से जिस विषय पर बातचीत करने जा रहा हूँ, उस विषय का शीर्षक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना। तो आइए हम शुक्ल जी की आलोचना के कतिपय महत्वपूर्ण प्रसंगों को समझने और विश्लेषित करने का प्रयास करते हैं। विद्यार्थियों, आलोचक रामचंद्र शुक्ल हिंदी आलोचना के केंद्रीय व्यक्तित्व के रूप में समादृत हैं। उनकी विशिष्टताएं उन्हें खास बनाती हैं। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल पहले ऐसे सजग आलोचक हैं जो रीतिवाद का विरोध करते हैं, रहस्यवाद को साहित्य के लिए आवश्यक मानते हैं, अमूर्तन से असहमत होते हैं तथा साहित्य को जीवन जगत से प्रत्यक्ष जुड़ाव का साधन मानते हैं। शुक्ल जी के लिए साहित्य का केंद्र सामान्य मनुष्य है। और सामान्य मनुष्य कैसा? यानी शुक्ल जी के मन में जो अवधारणा गहरे पैठ बनाती है अपना, वह है सामान्य मनुष्य की अवधारणा। लेकिन यह सामान्य मनुष्य कैसा, इस पर बात होनी चाहिए। इस बारे में हमारी सहायता मलयज करते हैं। उन्होंने शुक्ल जी पर लिखते हुए कहा, सामान्य मनुष्य की अवधारणा और शुक्ल जी की जो संबंध है उसके बारे में कहा कि उसकी धरती का संस्कार उसे जड़, अतीतोन्मुख, गतिहीन नहीं बनाता, बल्कि भाव क्षेत्र में चीज़ों को मजबूती से पकड़ने और उन्हें सही नामों से पुकारने की ऊर्जा देता है। धरती के संदर्भ में जो कुछ ज्ञानातीत और अलौकिक है, उसे शक की निगाह से देखता है। प्रत्यक्ष यथार्थ से अलग अध्यात्म उसके लिए एक फरेब है, जैसे दूर कहीं धरती और आकाश का मिलन जो जब नज़र आता है तब धुंधलके में ही। यह धुंधलका ही छायावाद, रहस्यवाद है, जिसके खिलाफ शुक्ल जी ने अपनी लड़ाई लड़ी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में मलयज ने यह बात कही है। अपने समय की सीमा शुक्ल जी की आलोचना में भी नज़र आती है, लेकिन समय का अतिक्रमण ही शुक्ल जी की समीक्षा दृष्टि का मूल है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के ऐसे पहले आलोचक हैं जिन्होंने साहित्यिक परंपरा के निर्जीव विकास के स्थान पर साहित्यिक विकास को जनता की चित्तवृत्तियों के साथ जोड़ा और उसे एक जीवंत परंपरा के रूप में साहित्य के समक्ष रखा, स्वयं उन्हीं के शब्दों में। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ ही साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। आप याद कीजिए, जब हिंदी साहित्य का इतिहास किताब लेकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल आते हैं, तब वे अपने प्रस्थान बिंदु को इसी तरह निर्धारित करते हैं, यानी जनता की चित्तवृत्ति के साथ अनिवार्यतः साहित्य के रिश्ते को समझते हैं और उसी क्रम में विश्लेषित करने की अवधारणा भी प्रस्तुत करते हैं। असल में वे साहित्य के इतिहास के नाम पर कविवृत्त संग्रह नहीं करना चाहते थे, जैसा कि पहले हो रहा था, या आंख मूंद कर साहित्य के सिलसिले का वर्णन नहीं करना चाहते थे, यानी परिगणन शैली में। प्रचलित परंपरा से अलग पहली बार वे हिंदी आलोचना को एक ऐसी भूमि पर ले जाते हैं जहां कवियों की विशेषताओं और अंतः प्रकृति की छानबीन हो। इन विशेषताओं के कारण ही वे पहले वैज्ञानिक दृष्टि संपन्न हिंदी साहित्य इतिहास के लेखक के रूप में हमारे सामने आते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि यानी जो तथ्यों के आलोक में सत्य को समझने का प्रयास करता हो। उनकी आलोचना शैली में बहुत जागरूकता पूर्वक संबंधित रचनाकार के प्रस्थान बिंदुओं का चयन किया जाता है। फिर अन्वेषक दृष्टि कवि के रचना संसार की सूक्ष्म से सूक्ष्म अंतर्वस्तु का उद्घाटन करती है। उदाहरण के लिए उनके यहाँ तुलसीदास संबंधी आलोचना का प्रस्थान बिंदु है लोक धर्म। इसी लोक धर्म से ही संबंधित दो अन्य शब्द हैं, लोक मंगल एवं लोक संग्रह। तुलसी के राम गरीब निवाज हैं और लोक पीड़ा के भंजक हैं।
इसलिए वे लोक मंगल के सृष्टा भी हैं। सूरदास की आलोचना के लिए शुक्ल जी जीवनोत्सव प्रस्थान बिंदु स्वीकार करते हैं। जीवनोत्सव गोपियों और कृष्ण के जीवन का राज है। जायसी की आलोचना का प्रस्थान बिंदु क्या है? वह है प्रेम की वेदना। इस वर्णन में हिंदूपन और मुसलमानपन से ऊपर मनुष्य प्रेम पर बल डाला गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल पहले ऐसे आलोचक हैं जो ह्रासोन्मुख रीति काव्य की भर्त्सना करते हैं, साथ ही साहित्य से आम आदमी की उपेक्षा के दुष्परिणामों को उनकी सजग आंखें बहुत खूबसूरती से देखती हैं। एक जगह रीतिकाल जीवन जगत से दूर एकांतिक राग विलास पर वे असहमति प्रकट करते हुए कहते हैं। रस मीमांसा नाम की किताब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिसमें वे कहते हैं, एक प्रकार के कविराज तो रईसों के मुंह में मकर ध्वज झोंकते थे, दूसरे प्रकार के कविराज कान में मकर ध्वज की पिचकारी देते थे। सहज प्रेम और विलास का पार्थक्य वे खूब समझते थे। उनकी नज़र में दरबारी कवियों के प्रेम वर्णन और सूफी संतों के प्रेम वर्णन में बुनियादी फर्क है। जायसी पर लिखते समय वे कहते हैं, ऐसा प्रेम प्रिय को छोड़ किसी अन्य वस्तु पर आश्रित नहीं होता। न उसे सुराही चाहिए, न प्याला, न गुलगुली गिल में, न गलीचा। वे स्त्री को सिर्फ विलास की सामग्री समझने और उसके उपभोगवादी नज़रिए का तिरस्कार करते हैं। आधुनिक भावबोध उनके विचारों को मथ रहा था। वे पुरुषों के एकाधिपत्य पर तल्ख प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं। स्वयं उन्हीं के शब्दों में जायसी ग्रंथावली की भूमिका में अपनी बात रखते हुए क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। नवोढ़ा का भय और कष्ट भी नायिका भेद के रसिकों के आनंद का प्रसंग है। इसी परिपाटी के अनुसार स्त्रियों की प्रेम संबंधी ईर्ष्या का भी श्रृंगार रस में एक विशेष स्थान है। यदि स्त्रियां भी इसी प्रकार पुरुषों की प्रेम संबंधी ईर्ष्या को अपने खिलवाड़ की चीज़ बनावें तो कैसा? जाहिर सी बात है, उस जमाने में जब शुक्ल जी ऐसी बात कह रहे हैं, तब वे अपने भीतर के जो मर्दवाद के संस्कार हैं उनसे दो चार तो होते ही हैं, साथ ही समाज में पुरुष वर्चस्व केंद्रित जो बातें स्थापित हैं उनके प्रति भी अपने रुख को स्पष्ट करते हैं। रीति कविता के उस सीमित दायरे से शुक्ल जी की असहमति है जो सामंती प्रस्थान बिंदुओं से संचालित होता है। यह सही है कि वे रीतिवाद का विरोध करते हैं, लेकिन उन्होंने रीति कवियों की आलोचना करते समय जिस विवेक और समझदारी का परिचय दिया वह हिंदी आलोचना के लिए एक जीवंत अध्याय है। असल में वे रीतिकालीन कविता के लोक विरोधी तत्व के प्रति असहमत हैं। यह कारण नहीं है कि मशहूर आलोचक डॉक्टर बच्चन सिंह ने आचार्य शुक्ल पर टिप्पणी की। रीति काव्य प्रणेताओं के प्रति उन्हें वैसी नफरत न थी जैसा कुछ लोग समझते हैं। वे उन्हें भावुक, सहृदय और निपुण कवि कहते थे। निपुण शब्द का अर्थ उन्हीं के शब्दों में, यानी शुक्ल जी के शब्दों में, रचना की बारीकी, काव्यांगों का सूक्ष्म विन्यास और हाथी दांत के टुकड़े पर महीन बेलबूटे हैं। इस कारीगरी के बावजूद वे बिहारी को परम उत्कृष्ट, देव को प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न, पद्माकर को मूर्ति विधायिनी कल्पना का सृष्टा कहते हैं। वे मतिराम की सरसता और भावों की अकृत्रिमता की सराहना करते हैं। घनानंद को वे साक्षात रसमूर्ति और ज़बादानी का दावा रखने वाला अन्यतम कवि कहते हैं। पर रीतिकालीन कवियों की दरबारी संस्कृति और काव्यगत रूढ़ियों का वे प्रबल विरोध भी करते हैं। बच्चन सिंह ने साफ तौर पर अपनी मशहूर किताब हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में स्पष्टता से यह बताया है कि शुक्ल जी किस तरह से रीतिकाल के उन तत्वों का विरोध करते हैं जो ह्रासोन्मुख है और उन तत्वों के पक्ष में खड़े दिखते हैं जो कलात्मक चेतना के परिष्कार और निर्माण के लिए आवश्यक है। कहना न होगा, सामंती जीवन मूल्य के प्रति असहमति आधुनिक भावबोध की पहली शर्त है और 20वीं सदी के आरंभ में ही शुक्ल जी इसे बखूबी समझ रहे थे। साहित्य में कलावाद शुक्ल जी को अप्रिय है। कलावाद का मुख्य खतरा यह है कि वह जनसंघर्ष की उपेक्षा में ही अपना विकास ढूंढता है। शुक्ल जी की आलोचना दृष्टि कलावाद का खंडन करती है। साहित्य का व्यापक परिदृश्य उनकी आंखों के सामने था।
उनके सामने यूरोप का साहित्य भी था और भारतीय साहित्य की लंबी विरासत तथा वर्तमान भी मौजूद था। रीतिकालीन कविता की भर्त्सना और छायावादी कविता के रहस्यवादी पक्ष की आलोचना, जिसे वे भारतीय कविता का स्वाभाविक विकास न मानकर पश्चिम की कविता का प्रभाव मानते थे, इसके मूल में भी कलावाद के प्रति उनकी व्यापक असहमति है। वे साहित्य और समाज को परस्पर विपरीत दिशा में गतिशील होने के कट्टर विरोधी थे। इस कलावाद पर आक्रमण करते हुए शुक्ल जी ने अपनी किताब में घोषणा की, काव्य को हम जीवन से अलग नहीं देख सकते, उसे हम जीवन पर मार्मिक प्रभाव डालने वाली वस्तु मानते हैं। कला कला के लिए वाली बात को जीर्ण होकर मरे हुए बहुत दिन हुए, एक क्या कई क्रोचे उसे फिर जिला नहीं सकते। आचार्य शुक्ल पर विचार करते हुए कलावाद के खतरे को मलयज अपने ढंग से महसूस करते हुए कहते हैं, यहाँ शुक्ल जी की भविष्यवाणी सत्य न हुई, कलावाद को पुनर्जीवित किया गया उनकी नाक के नीचे छायावाद में ही, और आगे चलकर प्रयोगवाद नई कविता में भी कलानुभूति पर अतिरिक्त जोर उसी कलावाद से ही रस ग्रहण करता है। नई समीक्षा में भी काव्यलोक, कला संसार आदि प्रत्यय स्पष्ट सूचित करते हैं कि कलानुभूति को एक स्वायत्त दर्जा दिया गया और जिन्होंने नहीं दिया उन्हें सीधे सीधे प्रचारवादी यानी प्रतिबद्धतावादी कहने की राजनीतिक मुहिम चलाई गई। अपने समय की प्रतिबद्धता एक ऐसी सांस्कृतिक दृष्टि देती है जहां शोषण और पीड़ा के मूल कारणों की गहरी छानबीन तो होती ही है, साथ ही उसके विकल्प की बेचैन तलाश भी। शुक्ल जी भी कलावाद के खतरे को अनुभव करते हुए विकल्प के रूप में लोक मंगल की साधनावस्था का सिद्धांत लेकर हमारे सामने आते हैं। ध्यान रखिए कि लोक मंगल की साधनावस्था का सिद्धांत शुक्ल जी के संदर्भ में बार बार उद्धृत किया जाता है। साधनावस्था को वे कर्म भूमि स्वीकार करते हैं एवं सिद्धावस्था को योग भूमि, और इस कर्म भूमि में होती है एक उदग्र बेचैनी, एक कश्मकश, स्थिर लयात्मक नहीं, कुछ पाने की व्यग्रता, पा लेने के बाद अपने आप में तन्मय डूब जाने की तंद्रा नहीं। कलावाद का मूल स्रोत है व्यक्तिवाद। जीवन तथा साहित्य में व्यक्तिवाद आग्रहों तथा रुझानों की भी उन्होंने कड़ी निंदा की है। कविता क्या है शीर्षक अपने निबंध में वे कविता की ज़मीन को श्रेष्ठ सृष्टि के साथ मनुष्य के रागात्मक संबंधों की रक्षा और निर्वाह करने वाली ज़मीन के रूप में व्याख्यायित करते हैं, और कविता की अपनी परिधि में वे स्वार्थ संबंधों की लेश मात्र की भी दखल बर्दाश्त नहीं करते। वे सदैव व्यक्ति के विकल्प में लोक तथा व्यक्ति धर्म के विरोध में लोक धर्म एवं व्यक्ति हित के ऊपर लोक मंगल की प्रतिष्ठा को महत्व देते हैं। शुक्ल जी की आलोचना दृष्टि में आदि से अंत तक इसी दृष्टि से मूल्यांकन का प्रयास किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहली बार हिंदी आलोचना को परिगणन शैली यानी गिनती वाली शैली और रीतिवादी सीमाओं से बाहर निकालकर जीवंत शास्त्रीय परंपरा और जीवन से जोड़ा। एक उन्नत और ऊर्जस्वित विवेक के साथ गहरी लोकोन्मुखी दृष्टि संपन्न उनकी आलोचना न सिर्फ रचना की साहित्यिक मूल्यवत्ता निर्धारित करती है, बल्कि सामाजिक महत्व का भी प्रखरता से आकलन करती है। परिपक्व साहित्यिक विवेक के साथ ही इस क्षेत्र में उतरने के कारण उन्होंने हिंदी साहित्य के पाठकों की रुचि को परिष्कृत करने का महान कार्य किया। उनकी अनदेखी करके हिंदी आलोचना की कोई भी परंपरा नहीं बन सकती। वे न तो रूढ़ियों के कायल थे और न ही पाश्चात्य से आक्रांत। हिंदी कविता के विवेक को जिस तरह से आचार्य शुक्ल ने विकसित किया, उतना किसी भी सर्जक ने नहीं। वरिष्ठ कवि केदारनाथ सिंह अपनी एक कविता में शुक्ल जी को इस तरह से याद करते हैं, आखिर क्या है कविता? आखिर क्या है कविता? मैंने जब भी सोचा मुझे रामचंद्र शुक्ल की मूछें याद आईं। मूछों में दबी बारीक सी हंसी के पीछे कविता का राज, कविता के राज पर हंसती हुई मूछें। कहना न होगा कविता के सरोकारों की जो चेतना
आचार्य शुक्ल विकसित कर रहे थे, उसकी उपादेयता आज पहले से कहीं ज़्यादा है। आचार्य शुक्ल के बाद हिंदी साहित्य के प्रमुख विवेकवान इतिहास लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, शुक्ल जी अपनी अमिट छाप हमारे साहित्य पर छोड़ गए हैं। जिस लेखक का प्रभाव इतना व्यापक हो, उसकी असाधारण प्रतिभा के लिए प्रमाण खोजने की आवश्यकता नहीं है। आचार्य शुक्ल उन महिमाशाली लेखकों में हैं जिनकी प्रत्येक पंक्ति आदर के साथ पढ़ी जाती है और भविष्य को भी प्रभावित करती है। आचार्य शब्द ऐसे ही कर्ता साहित्यकारों के योग्य है। पंडित रामचंद्र शुक्ल सच्चे अर्थों में आचार्य थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में गुलाब राय ने यह बात संपादित करते हुए जब कही थी, तब विजेंद्र स्नातक का जो लेख था उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह मूल्यवान टिप्पणी की थी। सामंतवाद के कंधे पर चढ़कर पूंजीवाद आता है और अपनी व्यापक शोषण जाल में समाज को घेर लेता है। साम्राज्यवाद, पूंजीवाद के शोषण तंत्र को शुक्ल जी पहचानते थे। परतंत्र भारत की करोड़ों शोषित जनता के दुख दर्द को पहचानते हुए वे बेचैन हो उठते हैं। दूसरे देशों का धन खींचने के लिए यूरोप में महायंत्र प्रवर्तन का जो क्रम चला, उससे पूंजी लगाने वाले थोड़े से लोगों के पास तो अपार धनराशि इकट्ठी होने लगी, पर अधिकांश श्रमजीवी जनता के लिए भोजन वस्त्र भी मिलना कठिन हो गया। हिंदी साहित्य का इतिहास में जब आचार्य शुक्ल यह बात कह रहे हैं, तब हमें यह समझने में आसानी होती है कि किस तरह से वे पूंजीवाद के भीतर छिपे अमानवीय सत्ता को पहचान रहे थे। एक बार फिर से इन पंक्तियों को सुनिए। शुक्ल जी क्या कहते हैं? शुक्ल जी कहते हैं कि दूसरे देशों का धन खींचने के लिए यूरोप में महायंत्र प्रवर्तन का जो क्रम चला, उससे पूंजी लगाने वाले थोड़े से लोगों के पास तो अपार धनराशि इकट्ठी होने लगी, पर अधिकांश श्रमजीवी जनता के लिए भोजन वस्त्र भी मिलना कठिन हो गया। अपने समय की सीमा का अतिक्रमण शुक्ल जी की बुनियादी विशेषता है, किंतु उनके अपने अंतर्विरोध की भी अनदेखी नहीं की जा सकती। समग्र विरासत के उचित मूल्यांकन की मांग करता है, तभी तो उसके पास निरंतर विकसनशील धारा का बल होता है। शुक्ल जी को ठीक से समझने के लिए हमें यह भी देखना पड़ेगा कि अपने समय के विकल्प में जिस व्यवस्था की वे हिमायत करते हैं, उसकी सीमाएं क्या हैं। काल विशेष के साहित्य के कारणों का स्रोत वे किसे मानते हैं, इन सवालों से रूबरू हुए बिना उन्हें समझना कठिन है। तुलसी शुक्ल जी के सर्वाधिक प्रिय कवि हैं। कबीर उन्हें लोक के लिए कल्याण कर नहीं लगते। तुलसी के लोक धर्म का वे समर्थन करते हैं और कबीर के लोक धर्म को अराजक मानते हैं। असल में शुक्ल जी में प्रगतिशीलता के तत्वों के बावजूद आम उत्तर भारतीय मानसिकता थी, जो बार बार उनकी सोच को प्रभावित कर रही थी। शुक्ल जी के लोक धर्म का स्वरूप था संसार जैसा है वैसा मानकर उसके बीच से एक कोने को स्पर्श करता हुआ जो धर्म निकलेगा, वही धर्म लोक धर्म होगा। गोस्वामी तुलसीदास नामक किताब में आचार्य शुक्ल ऐसा कहते हैं। स्पष्टतः लोक धर्म संबंधी इस अवधारणा में कहीं न कहीं यथास्थितिवाद का समर्थन है। उसी तरह कबीरादि निर्गुणीय संतों पर उनकी प्रतिक्रिया थी। भक्तिकाल के निर्गुणीय संत भक्ति के नाम पर वेद शास्त्र की निंदा करते थे, पंडितों को गालियां देते थे और आर्य धर्म के सामाजिक तत्वों को न समझकर लोगों में वर्णाश्रम धर्म के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न कर रहे थे। वे लोक धर्म निर्माण में साधारण जनों के विद्रोह की भूमिका की अनदेखी करते हैं, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ऐसा करते हैं। सच तो यह है कि शोषण तंत्र के जाल को तोड़ने की कल्पना विद्रोह के बिना की ही नहीं जा सकती, और आचार्य शुक्ल सामान्य जन की पक्षधरता के बावजूद उसके विद्रोह की अनदेखी करते हैं और यह उनकी सीमा है। उसी तरह वे रीतिवादी कविता की नायिका का विरोध तो करते हैं, किंतु आद्यंत नारी की स्वतंत्रता की हिमायत नहीं करते। स्त्री धर्म को वे पतिव्रत धर्म मानते हैं। स्त्री धर्म के निर्धारण हेतु वे तुलसी के मानक को स्वीकार करते हैं, जहाँ पति के विरोध का परिणाम नरक जाना है। भक्ति आंदोलन के कारणों का जिक्र करते हुए इसके मूल में वे आक्रामक मुसलमानों को देखते हैं। देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए अवकाश न रह गया। इतने भारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे
हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? आचार्य शुक्ल अपने इतिहास में भक्ति आंदोलन के कारणों की छानबीन करते हुए यह टिप्पणी करते हैं। यह सही है कि शुक्ल जी भक्ति आंदोलन के आंतरिक कारणों पर उचित ढंग से प्रकाश नहीं डाल पाए। जैसा कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा, मुसलमानों के अत्याचार के कारण यदि भक्ति की अवधारणा को उमड़ना था तो पहले उसे सिंध में और फिर उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए, पर प्रकट हुई दक्षिण में। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास में पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी स्पष्ट रूप से अपनी यह बात कहते हैं और इसके पक्ष में वे विभिन्न तर्कों के साथ खड़े भी होते हैं। लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि शुक्ल जी इतना ही नहीं कहते, वे यह उल्लेख करना भी अनिवार्य समझते हैं कि किस तरह बहुत दिनों तक साथ साथ रहते हिंदू मुसलमान एक सामान्य भक्ति मार्ग की तलाश करते हैं। जैसा कि रामविलास शर्मा कहते हैं, शुक्ल जी के लिए मुसलमानों का राज्य कायम होने के बाद जनता में निराशा फैल गई, लेकिन भक्त कवियों ने हिंदुओं और मुसलमानों के लिए सामान्य भक्ति का मार्ग विकसित किया। भक्ति आंदोलन का कारण तत्कालीन व्यवस्था का अपना अंतर्विरोध था, जिसकी शुक्ल जी अनदेखी करते हैं। सामंत बदल जाने से जनता की पीड़ा में कहाँ अंतर होने वाला था? प्रजा तो शोषण वियुक्त व्यवस्था में ही सदैव कष्ट के लिए विषप्त रहती है। को नृप होई हमई का हानि, चेरी छारी न होई ब्रानी की पीड़ा बहुसंख्यक पीड़ा है। डॉक्टर रामविलास शर्मा शुक्ल जी के इस अंतर्विरोध को अच्छी तरह समझते हैं। वास्तविकता यह है कि हिंदू और मुसलमान जनसाधारण सामंती व्यवस्था से पीड़ित थे। जो लोग इस्लाम और हिंदू धर्म की टक्कर में मध्यकालीन समाज की आशा निराशा का स्रोत ढूंढते हैं, वे उस समय के साहित्यिक आंदोलन के सामाजिक आधार का सही पता नहीं लगा सकते। इस तरह हम देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो आलोचक मन है वह बहुत गहराई से समझता है। उनके भीतर अंतर्विरोध हैं, लेकिन उन अंतर्विरोधों का भी अपना महत्व है। उन अंतर्विरोधों के आलोक में हम आने वाले समय और उस समय के बीच जो अंतर्धारा है उसको समझने में खुद को परिपक्व महसूस करते हैं। आचार्य शुक्ल ने अपने आलोचना बोध के कारण, अपने इतिहास बोध के कारण, अपने विवेक के कारण हिंदी आलोचना की दशा और दिशा बदल डाली और हिंदी आलोचना को एक व्यापक ऊंचाई पर प्रतिष्ठित करने का काम किया। मुझे विश्वास है कि आपने इस बातचीत के माध्यम से आचार्य शुक्ल की आलोचना दृष्टि को बखूबी समझा होगा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।